Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET Paper 2 Political Science. और पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ. वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज. और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैं करूंगी आज क्लासिकल अप्रोच. जो यहाँ पर मैं आज फोकस करूंगी वो है हेनरी फेयोल के कॉन्सेप्ट को. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. ओके, सो द क्लासिकल अप्रोच टू द ऑर्गेनाइजेशन. सो यहाँ पर मैं आज जो क्लासिकल अप्रोच मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो सनातनी तत्व है उसके ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ. ओके, सो यहाँ पर जिनका थ्योरी को मैं ऊपर फोकस कर रही हूँ वो है हेनरी फेयोल. सो ये एक इम्पोर्टेंट क्लासिकल थ्योरिस्ट है ऑफ द सेकेंड स्ट्रीम. वी मे से एज also mentioned earlier on the chapter different approach to organization was somewhat different from the Taylor. So Taylor तो scientific theory के मैनेजमेंट के तात्विक है, वो भी क्लासिकल के अंदर है, लेकिन हेनरी फेयोल जो है वो क्लासिकल थ्योरिस्ट होते हुए भी वो सेकेंड स्ट्रीम के अंदर आ रहे हैं. क्लासिकल के जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर आ रहे हैं. उनका जो थ्योरी है वो डिफरेंट है from Charles Taylor की theory से. Okay, these theories, namely Henry Fayol, Luther Gulick, Landell, Arwick, Mary Parker Follett, and James Monroe, went a little beyond Taylorism in terms of management concepts and theories. Okay, so these theories, namely Henry Fayol, Luther Gulick, Landell, Arwick, Mary Parker Follett, and James Monroe, went a little beyond Taylorism. So वो टेलर के थ्योरी से अलग हो रहे हैं in terms of management concepts and theories. Okay, so क्लासिकल थ्योरीज वो सेकेंड टर्म के हैं. उनका जो थ्योरी है वो फेयोल का जो थ्योरी है, लूथर गुलिक, लैंडल आर्विक, मेरी पर्कर फॉलेट, जेम्स मुनरे, वो टेलरिज्म के पार है. टेलर्स की थ्योरी से बहुत अलग है. उनका जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, थ्योरीज है. For them, each organization had its special needs depending on the situation and demands of the job. So हर किसी के लिए each organization had a special need, अलग अलग नीड है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड डिमांड ऑफ द जॉब. सिचुएशन के हिसाब से, डिमांड ऑफ द जॉब के हिसाब से अलग अलग नीड है हर किसी का. ओके, सो हेनरी फेयोल, who is called the father of management process school, did not make a distinction between public and private organization, administration and management, and approach both through certain general principles. Okay, so Henry Fayol, जिनको हम father of management process के स्कूल के fathers के नाम से जानते हैं, did not make a distinction between, उन्होंने public और private administration को, administration and management को कभी अलग नहीं किया था. So ये क्वेश्चन आ सकता है यूजीसी नेट के क्वेश्चन में, कौन है फादर ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट प्रोसेस, किसने पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को डिकोटोमी को, डिस्टिंक्शन को नहीं सपोर्ट किया था. ओके, and approach both through certain general principles. To him, management as a science could be developed, situated and applied. Okay, so उनके हिसाब से जो मैनेजमेंट है वो एक साइंस है. ओके, जिसको हम डेवलप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, and applied both to public and private organization. Fayol's, okay, so to him, उनके हिसाब से मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एक साइंस के तुरंत वुड भी, जिसे हम डेवलप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. ओके, बोथ टू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, फेयोल्स प्रिंसिपल वर नॉट रिजिड. फेयोल के जो प्रिंसिपल है वो रिजिड नहीं है. एज ही नेवर प्रोपागेटेड वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, क्योंकि उनका जो प्रिंसिपल बहुत रिजिड नहीं है. उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था कि एक ही बेस्ट वे है कि जिससे आप काम कर सकते हो. उनका जो प्रिंसिपल्स है, उन्होंने 14 प्रिंसिपल के बारे में बताया था. ओके, वो बहुत अलग थे टेलर के कॉन्सेप्ट से, और उनका जो अलग कॉन्सेप्ट था वो पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में उनका थ्योरी अप्लाई किया गया. और उनका जो प्रिंसिपल्स है उसके बारे में, 14 प्रिंसिपल्स के बारे में देखते हैं. फर्स्ट है डिविजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर्स के अंदर, मतलब डिविजन ऑफ वर्क, आप काम को डिवाइड कर रहे हैं कि कौन किस में एक्सपर्ट है, उसको उस डिपार्टमेंट को देना. अगर आप पेंटिंग डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट हो, आपको पेंटिंग करना होगा. आप अगर कटिंग डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट हो, कटिंग, कुकिंग में हो, कुकिंग. सो डिविजन ऑफ वर्क
जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसी हिसाब से। नेक्स्ट, कॉमेंसुरेट रिलेशनशिप बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक मतलब डिविजन किया जा रहा है, मतलब एक रिलेशंस, मतलब एक तुलना करना, रिलेशनशिप ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक अच्छा तुलना करना, एक डिस्टिंक्शन बनाना। नेक्स्ट, डिसिप्लिन और ओबीडियंस, डिसिप्लिन मेंटेन करना, उसके साथ ओबीडियंस के साथ साथ काम को करना। ओके, नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, वन बॉस फॉर एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय के लिए एक बॉस होना चाहिए, मतलब कमांड का यूनिटी होना चाहिए। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में यूनिटी को लेकर काम करना था, मतलब एक डायरेक्शन होना चाहिए। वन हेड एंड वन प्लान फॉर एवरी एक्टिविटी, एक हेड होना चाहिए और एंड वन प्लान, एक ही प्लान होना चाहिए एवरी एक्टिविटी के लिए। ओके, डायरेक्शन एक होना चाहिए मतलब। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इन जनरल इंटरेस्ट ऑफ द टोटल ऑर्गेनाइजेशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल सबऑर्डिनेटली काम करेंगे जनरल इंटरेस्ट में ऑफ द टोटल ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, नेक्स्ट, रिन्यूमरेशन ऑफ पर्सनल बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड सेटिस्फेक्शन टू बोथ पर्सनल एंड द फर्म। So remuneration of personnel, okay, यहाँ पर remuneration of personnel based on fairness and satisfaction, पर्सनल लेवल पर मतलब एक remuneration होना चाहिए। नेक्स्ट, centralization based on the degrees of incentive which varies depending on top managers, subordinates and business conditions। सेंट्रलाइजेशन करके काम करना बेस्ड ऑन द डिग्रीज ऑफ इंसेंटिव के ऊपर, जो वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन टॉप मैनेजर, सबऑर्डिनेट्स एंड बिजनेस कंडीशंस। ओके, स्केलर चेन और हायरार्की लाइन ऑफ अथॉरिटी, सो ये स्केलर चेन को, हायरार्की को मेंटेन कर काम करना चाहिए। नेक्स्ट, ऑर्डर और प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल, सो एक ऑर्डर को, एक प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल को मेंटेन कर काम करना। नेक्स्ट, इक्विटी बेस्ड ऑन काइंडनेस एंड जस्टिस इन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, एक इक्विटी मेंटेन करना, काइंडनेस, जस्टिस ऑफ एम्प्लॉयर को जस्टिस प्रोवाइड करना। ओके, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर टू मिनिमाइज एम्प्लॉयज टर्नओवर, सो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। ओके, इक्विटी बेस्ड ऑफ यहाँ पर काइंडनेस के बेसिस पर जस्टिस प्रोवाइड करना, इंसेंटिव और एबिलिटी टू थिंक अफ्रेश। ओके, सो ये एबिलिटी, थिंकिंग के लिए फ्रेश थिंकिंग देना चाहिए। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इनिशिएटिव और एबिलिटी टू थिंक अफ्रेश, नए कोई कॉन्सेप्ट को लाना। नेक्स्ट है एस्पायर डिस्पाइट द कॉर्पस और हार्मोनी और यूनिटी अमंग पर्सनल, जो लोग काम कर रहे हैं उनमें एक यूनिटी और हार्मोनी मतलब एस्टेब्लिश करना, जिससे कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो हेनरी फेयोल क्या है, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। सो हेनरी फेयोल वाज अ प्रोलिफिक राइटर, वो एक अच्छे राइटर थे। His most outstanding work on management writing is general and industrial management. So उनका जो important book है मैनेजमेंट के ऊपर वो है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। वो उनका टाइम पीरियड कब है, 1841 से 1925, मतलब 19th सेंचुरी के आसपास। ओके, सो उनका जो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो फर्स्ट बुक है वो पब्लिश हुआ था 1916 में। His paper on the theory of administration of the state presented at the Second International Congress of Administrative Science is considered to be his major contribution to the theory of public administration. So उनका जो पेपर है theory of administration of state, उनका जो पेपर है वो प्रेजेंटेड एट द सेकेंड इंटरनेशनल कांग्रेस में वो प्रेजेंट किया गया था ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में, जिसको एक मेजर कंट्रीब्यूशन माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्योरी में। ओके, सो उनका जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थ्योरी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, सो देखते हैं फेयोल डिवाइडेड मैनेजरियल एक्टिविटी इनटू 6 ग्रुप्स और कैटेगरीज। सो उन्होंने क्या किया, जो मैनेजरियल एक्टिविटी है, मैनेजरियल काम है, उनको 6 ग्रुप में ये कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, टेक्निकल। टेक्निकल मतलब क्या है, यहाँ पर प्रोडक्शन रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग, एडेप्शन मतलब उत्पादन, उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको एडेप्ट करना, ये सारे टेक्निकल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है कॉमर्शियल, जो व्यावसायिक होते हैं, जैसे कि बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंज, मतलब कुछ चीजें को बेचना, खरीदना, एक्सचेंज रेट, ऐसे कमर्शियल काम। नेक्स्ट है फाइनेंशियल, ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल मिल रहा है फाइनेंशियली उसको अच्छी तरह से समझकर यूज करना।
नेक्स्ट है सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सन्स, जो लोग काम कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी है उसे सिक्योर करना, उसे प्रोटेक्ट करना, ये सारे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग, स्टॉक टॉकिंग, बैलेंस शीट, कॉस्ट, अकाउंट हिसाब रखना, उसको स्टॉक मार्केट को देखना, बैलेंस शीट मेंटेन करना, कॉस्ट को मेंटेन करना। नेक्स्ट मैनेजरियल, मैनेजरियल क्या काम है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, जो मैनेजरियल काम है जैसे कि प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है these managerial activities are famously known as acronym POCC which denotes the following, okay, so उनका जो मैनेजरियल एक्टिविटी उसे हम POCC ट्रिपल सी से कहते हैं। so इसके बारे में PO डबल ट्रिपल सी के बारे में देखते हैं एक एक करके। P फॉर है प्लानिंग, मतलब फेऑल बिलीव करते हैं, फेऑल बिलीव दैट प्लान ऑफ एक्शन वाज द कर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो मुख्य चीज है एक प्रशासन का वो है प्लानिंग करना। He treated it as the most effective instrument of providing unity, ये मानते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यूटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिसिशन टू ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एंड एक्शन, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, आगे ले जाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है प्लानिंग करना। ओके, planning he believed that was an effective way of segregating short term plans from long term consideration, so planning से ही हम short term goal fulfill करके हम total long term considerations कर सकते हैं। next है organizing, organizing क्या है, Fayol call for organizing goals, so Fayol इसको call कहते हैं कि organization goals, activities and efforts in an organization through adequate plan of action, so organizing मतलब क्या है, Fayol कहते हैं for organizing goals, activities, efforts in an organization through adequate plan, एक plan करके काम करना, okay, एक organized way से काम करना, coordinate and selection of employees, motivation, reward, pay structure, supervision and decision making, so धीरे काम करना, मतलब ऑर्गेनाइज करना टोटल सिस्टम को, कोऑर्डिनेट करना, एम्प्लॉइज को सिलेक्शन करना, मोटिवेट, रिवॉर्ड, पे स्ट्रक्चर, सुपरविजन, सारे चीजों को लेकर। He made a distinction between material organization and human organization, so उन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया है मेटेरियल ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में, एंड इंक्लूडेड पर्सनल लीडरशिप एंड स्ट्रक्चर इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने क्या किया है, ये मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटेरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में डिवाइड किया है। पर्सनल लीडरशिप स्ट्रक्चर को उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए फोकस किया है। नेक्स्ट है कमांडिंग, कमांड करना मतलब आदेश देना। Fayol manager in command was a person with certain personal qualities and knowledge, जो command करेंगे, जो निर्देश देंगे, उनके पास कुछ अलग qualities होनी चाहिए, knowledge होना चाहिए। He felt that the manager could control effectively if he had the qualities of competence, integrity, auditing, attention to detail and omniscience, मतलब जो मैनेजर होंगे उनको इफेक्टिवली कंट्रोल करना होगा, उनके पास कॉम्पिटेंस, दक्षता होना चाहिए, वो कैपेबल होने चाहिए, इंटीग्रिटी, वो सबको लेकर काम कर सके, उनके पास ऑडिटिंग पावर अच्छा होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए, वो अच्छी तरह से काम कर सकेंगे, उनके पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग। Fayol advocated harmonization of the activities of the organization departments to ensure that efforts of one department are in harmony with other. Coordinate, एक दूसरे के साथ coordinate करना। Fayol advocate करते हैं कि harmonization of activities of the organization, जो organizational activity है उनमें हार्मोनी मेंटेन करके चलना ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में, टू एंश्योर दैट एफर्ट्स ऑफ वन डिपार्टमेंट आर इन हार्मोनी विद अदर्स, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ एक साथ मिलके काम करे, ये कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेट करके काम करना। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। Fayol advocated strict conformity to plan, instruction and principle, कंट्रोल करके चलना, एक स्ट्रिक्ट रूल्स, रेगुलेशन, प्लान, इंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल्स को फॉलो करके मानना। इन द प्रोसेस weakness and errors had to be rectified and their recurrence prevented. In this process, इस process में weakness and errors होंगे तो उसको rectify करना होगा, उसको prevent करना होगा, जो गलतियां हो रही हैं उसे कम करने की कोशिश करना होगा and उसे हटाना पड़ेगा, उसे rectify और उसे prevent करना चाहिए।
नेक्स्ट, सो हमने POCC के बारे में जाना। P से क्या हुआ? प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद कंट्रोल, कमेंडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमेंडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। सो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ये POCC का कॉन्सेप्ट किसका है। ओके, नेक्स्ट, व्हाइल टेलर प्रोपोगेटेड अ बॉटम अप अप्रोच, उनका जो कॉन्सेप्ट है बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। ओके, फेयल वाज इन फेवर ऑफ टॉप डाउन, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट है, फ्योल किसको फेवर करते हैं? टॉप डाउन, मतलब ऊपर से कमेंट आएगा और नीचे से रूल्स फॉलो किए जाएंगे। He also found Taylor's 8 bosses to be unworkable. उन्होंने क्या किया? टेलर का जो कॉन्सेप्ट है 8 बॉसेस का कॉन्सेप्ट, गैंग बॉस, सो उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने अनवर्केबल कहा कि वो ठीक से नहीं काम करता। He suggested that it was important to have unity of command. वो मानते हैं कि unity of command बहुत जरूरी है। Only one supervisor for each person in an organization. एक सुपरवाइजर होगा each person in an organization, एक ऑर्गेनाइजेशन में। The most famous concept given by Fayol is that gangplank. उन्होंने उनका जो सबसे important concept है वो है gangplank. It refers to level jumping in a hierarchical organization. मतलब level को jump करके आना hierarchical organization में. To guard against red trapism and formalism. मतलब क्या होता है कि एक काम दिया तो एक फाइल दूसरे फाइल में नहीं जा रहा है, ये जो प्रॉब्लम को रोकने के लिए। ओके, Fayol felt that in an emergency or in urgent need, the hierarchy in an organization could be jumped and lateral relationship could be established. So hierarchy को मतलब jump कर सकते हैं और इससे क्या होगा? lateral relationship build हो सकता है. He cautioned through that gangplank was possible only if immediate supervisors permit the juniors to jump level in a clear line authority. यहाँ पर क्या बताए कि बताते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सचेतन कर देते हैं। थ्रू दैट गैंगप्लैंक जो है वो तभी पॉसिबल है इफ इमीडिएट सुपीरियर, जो नेक्स्ट सुपीरियर है, सुपरवाइजर है, वो परमिट करेंगे जूनियर को दूसरे लेवल पे जंप करने के लिए। ओके, Fayol believed that management theories could be developed rather than actually taught. So Fayol मानते हैं कि ये जो मैनेजमेंट थ्योरीज है ये डेवलप्ड, दैट मैनेजमेंट थ्योरीज कुड बी डेवलप्ड हो सकते हैं rather than actually taught. इसे पढ़ाई नहीं जा सकते, ये डेवलप हो सकते हैं, ये एक स्किल की तरह है। However, like other classical theories, he has been criticized for imposing a mechanistic model on live organization. So उन्होंने क्या किया, ये जो क्रिटिसाइज किया अदर क्लासिकल थ्योरीज के तरह, imposing ये mechanistic model जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो हम जमा देते हैं, वो उनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। The fact that he gave more importance to function rather than structures. तो उन्होंने स्ट्रक्चर से ज्यादा फंक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। Has also been criticized. मतलब जो क्या होता है कि फंक्शन को the fact that he gave more importance to functions के ऊपर ज्यादा फोकस किया स्ट्रक्चर से ज्यादा। Okay, his theory was said to be very formal, superficial, simple and unrealistic. इसीलिए उनके थ्योरी को किसी ने क्रिटिसाइज करके कहा कि वो ज्यादा फॉर्मेलिटी मेंटेन करके चलता है, सुपरफिशियल है, नेचुरल नहीं है, सिंपल है, एज वेल एज अनरियलिस्टिक है। It was considered to be more relevant and stable and predictable environment. So ये consider किया जाता है ये बहुत relevant है, stable है और predictable है, इसको हम बहुत जल्दी predict कर सकते हैं। Okay, so ये था हेनरी फेयोल के जो टोटल कॉन्सेप्ट, उनके बारे में बताया, उनका क्रिटिसिज्म बताया, वो क्या चाहते हैं, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, उनके बुक्स के बारे में बताया। So this is the total video lecture on Henry Fayol's theory. Okay, I hope you understand this lecture. So keep on watching and keep on learning. Thank you.